तो इस समय हमारे साथ मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के जाने माने विधायक और जो कि यूथ है, यंग है, एनर्जेटिक है, केंतो जीनी जी। हमारे चैनल में नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे खासकर आपके बारे में। आप एक जाने माने वकील भी हैं और समाज के कल्याण के लिए आपने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे करके जो है इसमें जो वकील से जो है राजनीति में किस तरीके से आप जुड़े और आखिर क्या वो वजह थी कि आप राजनीति में उतर कर आ गए। धन्यवाद। मैं पेशे से वकील हूँ और मैंने वकालती 18 साल मानी 18 इयर्स किया हुआ हूँ। इन द मीन टाइम सोशल सर्विस भी करता रहा, सोशल पार्टिसिपेशन करते हुए बहुत गरीब जनता को जहाँ जहाँ तकलीफ है उसको सपोर्ट करते रहा। तो लास्ट टाइम 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो सोसाइटी हमको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, आमंत्रित किया। तो बेसिंग ऑन देयर रिक्वेस्ट में कॉन्टेस्ट किया तो निर्विरोध हुआ 2019 में। भारत में सबसे पहले हमको इस निर्विरोध घोषित किया था उस समय। उसके बाद मेरा जो आने का जो महत्व ये था कि वकालत करते हुए मैं बहुत तकलीफ़ें देखा है समाज का, तो उसको वकालती करते हुए उसको दूर नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं सोचा कि पॉलिटिकल लीडर होके एमएलए बन के समाज सेवक के रूप में काम करने से अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं वकालती छोड़ के पॉलिटिक्स में घुसा ताकि मैं समाज का कुछ काम कर सकूँ। सर, वकालत को जो है छोड़ के आप जो है राजनीति में आपने कदम रखा, तो कौन सी पार्टी से आप विधायक चुनकर आए? मैं भाजपा से हूँ, भाजपा का विधायक हूँ। हमारे राज्य में जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो जिनके चलते जो है मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि उसमें से एक अहम मुद्दा रहा है अभी हाल ही में जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम को जो है उसको किस तरीके से दुरुस्त बनाया जाए। और उसके लिए जो है ये पेंडेमिक जो हुआ उसमें हमारे खासकर छात्रों को जो है काफ़ी परेशानी हुई। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरुआत किया गया, तो अभी जो है फिर से ऑफलाइन सिस्टम जो है एजुकेशन का उसको जो है सरकार जो है शुरू करने के लिए जो है कदम उठा रही है। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए आप लीडर जो है, आप के विचार में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो डिसीजन है ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम को शुरुआत करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए, आप क्या मत रखते हैं? आप देखिए, कोरोना के चलते, कोरोना पैंडेमिक जब से आया तब से हमारा सब कुछ क्रिपल करके रखा हुआ है। आप कहीं सब जगह में एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आपका दूसरा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, सबको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को भी बहुत बाधा डाल के रखा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं एजुकेशन जो सेक्टर का बोले तो कोरोना का तहत हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है। ऑनलाइन को आज का दिन में पब्लिक लोग भी देखा गया है तो उसको अपोज कर रहा है, नहीं ऑफलाइन होना है। लेकिन ऑनलाइन होने से हमारा स्पेशली अरुणाचल में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमारा सभी जगह में नेटवर्क पहुंचता नहीं है, इंटरनेट पहुंचता नहीं है, और सब गरीब, मोस्टली हमारा अर्बन एरियाज में बहुत गरीब है कि फादर पेरेंट्स स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसके तहत स्मार्टफोन नहीं होने से ऑनलाइन में भी पॉप अप नहीं कर पाता है, स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाता है। और मोबाइल अगर जिसको स्मार्टफोन अफोर्ड किया मुहैया कराता है, वो भी देखा गया है कि स्टूडेंट उसको बहुत मिस यूज़ कर रहा है। सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगा के
मोस्ट ऑफ टाइम उसी में खेलना कूदना, पबजी खेलना, गेम खेलना, गेमिंग में बिजी होके हो रहा है। और नेटवर्किंग हो नहीं है बोल के क्लास को बंक कर रहा है, अटेंड नहीं कर रहा है। देट वे सो मेनी डीमेरिट्स इसमें। तो हम चाहता है कि इसको ऑफलाइन करने से ठीक रहेगा, लेकिन हम उसके लिए ऑफलाइन करने से भी ऐसे भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता है। क्लास स्टार्ट करने से ये एसओपी है। तो मेरा ये सजेशन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो ऑल एसओपी को मेंटेन करते हुए ऑफलाइन क्लास शुरू करने से अच्छा रहेगा। तो ऑफलाइन करने से हमारा पर्सनल इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट, और ऑनलाइन होने से पर्सनल इवैल्यूएशन करने में भी बहुत तकलीफ है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ऑफलाइन करके स्ट्रिक्ट एसओपी गाइडलाइन इंस्ट्रक्ट करके क्लास स्टार्ट करना चाहिए। और क्लास ऐसे स्टार्ट करना चाहिए कि जो माने जो हमारा कोरोना जो स्प्रेड ना हो। तो मेरा व्यू है कि यह आप गवर्नमेंट को भी अभी प्रेशराइज कर रहा है, ऑल प्राइवेट स्कूल्स, पेरेंट्स और यहाँ से जो एनजीओज है, ऑल रिलेटेड सोसाइटीज एनजीओ बोल रहा है कि क्लास शुरू करना चाहिए। लेकिन हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ परमिशन नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि अभी कंडीशन नहीं है ऑफलाइन क्लास करने के लिए। उसी का तहत ऑफलाइन नहीं कर पाता। लेकिन मेरा व्यू है ऑफलाइन करने से बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारा स्टूडेंट का भविष्य जो अच्छा रहे। ऑनलाइन होने का बहुत डिमेरिट है, उसमें हमारा स्टूडेंट अप टू मार्क नहीं हो रहा है और बहुत मिसयूज करने का वजह से स्टैंडर्ड जो हमको एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जी जिनी जी, ड्रग्स मेनेस है, ड्रग्स जो बढ़ता जा रहा है, लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं। खासकर हमारा जो युवा वर्ग है वो इसकी चपेट में ज़्यादा आते जा रहे हैं, और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है, वो ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं और बाद में एडिक्टेड हो जाते हैं। तो जिसके चलते क्राइम रेट वगैरह भी बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी समस्याएं घर पे भी फाइनेंशियली हो या फिजिकली या मेंटली हो, ये उत्पन्न होती जा रही है। तो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसको जो है हम किस तरीके से लोगों को जो है, खासकर हमारा युवा वर्ग है, उसको ड्रग्स की चपेट में आने से हम उन लोगों को बचा सकते हैं? आपका क्या विचार रखते हैं? मेरे विचार में आप देखिए, ये हमारा ड्रग जो मेनेस सोसाइटी में जैसे स्प्रेड कर रहा है, ये जो हमारे डिजीज जैसे स्प्रेड हो रहा है, इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर इन आवर सोसाइटी। तो उसको हम रोकने के लिए फर्स्ट पेरेंटल केयर बहुत जरूरी है बच्चों को। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको हमको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि ड्रग एक बार जिसको लत लग गया है तो उसको रोक पाना असंभव हो जाता है। तो चलिए, आप पता है, मैं ये आपके माध्यम से बताऊं कि मेरा आलो में स्पेशली मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है टाटियन आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उसमें हमारा एक है मदर विजन, एक एनजीओ है जो मदर है, आलो का जो मदर लोग सब मिल के एक हमारा रिहैब सेंटर रन कर रहा है, बहुत साल से 4-5 साल से रन कर रहा है। उसमें कभी उन लोग गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं लिया, अपना से कर रहा है। मैं भी उसमें योगदान दे रहा हूँ मेरे तरफ से। हाल ही में हमारा सीएम साहब, मोस्ट डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट पेमा खांडू जी भी सुन के खुद वहाँ विजिट किया, वो भी बहुत सराहना करके गया। देखा गया कि उसमें बहुत ड्रग एडिक्टेड लड़का है इसमें, तो उसको जैसे तैसे वहाँ में ट्रीटमेंट करके निकल जाता है, बाहर सोसाइटी में आ जाता है, ठीक होके निकलता है। लेकिन सोसाइटी उसको फिर से उसको दोहरा के फिर से मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए सोसाइटी। ड्रग एडिक्ट को डिजीज में पहले भी हम बोला है, डिजीज है ये,
तो उसको हम बीमार के तौर से देख के ट्रीटमेंट, सोसाइटी भी उसको एनकरेज करना चाहिए। जब निकल के आ जाता है तो चलो ऐसा है वैसा, योगदान देना है, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कराना है, पेरेंट्स उसको एनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है। देखो आप ऐसा था, ऐसा होके ऐसा आ गया तो बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट में देखा गया है कि ड्रग एडिक्ट को बाहर आने से सोसाइटी उसको घृणा करके देखता है, खराब निगाह से देखने का वजह से फिर से और लौट के फिर से ड्रग एडिक्ट करने देता है। तो इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि एक उन लोग का साइकोलॉजी हम लोग रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन लोग का नीयत क्या है। तो इसीलिए उन लोग को हम लोग ठीक से सिखाना पड़ेगा। मैंने बहुत फैमिली को देखा है, ड्रग एडिक्ट जिसका घर में ड्रग एडिक्ट हो जाता है वो फैमिली, एंटर फैमिली मतलब ऑलमोस्ट बहुत तकलीफ में झेलता है। आपका तो पैसा नहीं देने से कोई टीवी को तोड़ देता है, घर का किचन का सब सामान तोड़ देता है, गाड़ी तोड़ देता है, या आपका घर उसको बाइक खरीद देने से बाइक को बिक्री करके ड्रग में कंज्यूम करता है। तो बहुत मैंने खराब हालत हो जाता है, फैमिली एंटर फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए कोई पेरेंट्स भी आके हमको बोला है, सर मेरा बच्चा ऐसे ऐसे मानता ही नहीं, उसको दवा दे के मरा देने से अच्छा है बोल के सोचता है, उतना तक आ जाता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि हम सोशल अवेयरनेस देना चाहिए और इसको अनएम्प्लॉयड यूथ को भटकने से कैसे रोकना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकना है वो करना चाहिए। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी एक मुद्दा है और स्कूल ड्रॉप आउट्स एक रीजन से। तो इसीलिए ये सब को हम कैसे टैकल करना है। मेरा अभी पहले भी बोला है, हमारा मोस्ट डायनामिक चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश and as well as the youngest chief minister of India is taking keen to prevent a drug menace in our society। तो अभी हमारा अरुणाचल में नामसाई हो, आलो हो, बहुत ड्रग मेनेस बढ़ रहा है। तो उसको हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सतर्क रहना बहुत जरूरी है, पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशली। तो जो भी हो, अपना हो गैर हो, जो ड्रग पेडलर्स है उसको हम लोग जड़ से उकर फेंकना है। मेनली ड्रग पेडलर्स को हम पकड़ना है। सब अगर सोसाइटी पब्लिक साथ दे तो ड्रग पेडलर्स को हम लोग पकड़ के अगर उकर फेंकता है तो हम ये सोसाइटी का ये जो ड्रग मेनेस को हम लोग रोक पाएंगे। और हम देखा गया है कि आजकल सिर्फ लड़कों में नहीं है, लड़की में भी हमारा ड्रग यूजर्स बहुत बढ़ रहा है। हमारे स्पेशली आलो में भी हो रहा है, हमको पता है, लेकिन उसको तो हम एग्जैक्ट फिगर को बोलने दिल नहीं। हमारा स्पेशली आलो में भी ड्रग के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट को हम इसीलिए एवरी मंथ एसपी को, ओसी को सलाह देते रहता हूँ, आप लोग मैंने अच्छा से उसको डील करना है। तो इसीलिए ड्रग को हम करने के लिए, रोकने के लिए मैं भी अपने पर्सनली इन्वॉल्वमेंट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिनी जी, ये जो आपने बताया, आपने अपने विचार रखे, साथ ही हमारे जो राज्य का एक और अहम मुद्दा है वो है हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, असम अरुणाचल बाउंड्री जो डिस्प्यूट जो है सदियों से चलता आ रहा है और इसके चलते जो है कई बार जो है ये वायलेंट रूप भी ले लेता है। तो हमारा पिछली बार जो है कुछ दिन पहले जो है असम और मिजोरम में भी झड़प हुई और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो इसी के चलते हमारे राज्य सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि असम और अरुणाचल का जो बाउंड्री प्रॉब्लम है उसको जो है कोर्ट के बाहर जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप के अनुसार सर, एज ए लीडर, आप सरकार का जो ये कदम है इसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरीके से जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं सर? असम अरुणाचल जो बाउंड्री डिस्प्यूट तो ये सदियों से चल के आ रहा है। हमको असम अरुणाचल बाउंड्री डिस्प्यूट को बहुत तह अंदर से हमको मालूम है।
कारण ये है कि मैं जब वकालत में था, तब मैं जब भी लिखावाली मालनी मेला जब केस करता है तो असम वाले धेमाजी वाले आके मालनी मेला ऑर्गेनाइजर लोग को डिस्टर्ब करता था, एविक्शन करके ले जाता था। जब भी करता है तो मेरा लिखावाली पाले मेरे पास आया करता था। तो मैं केस 2-3 बार केस किया भी हूँ। तो इसीलिए एग्जैक्ट डिस्प्यूट को मैं बहुत अच्छी तरह मालूम है। मेरे विचार में ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट ईटानगर हाई कोर्ट परमानेंट बेंच में भी 2-3 केस पेंडिंग है। लेकिन हमको लगता नहीं है कि ये जो थ्रो कोर्ट सेटलमेंट ये डिस्प्यूट सेटल हो पाएगा। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल डायलॉग बहुत जरूरी है। थ्रो पॉलिटिकल डिस्कशंस ये हल हो सकता है। तो इसी को देखते हुए हमारा चीफ मिनिस्टर साहब पेमा खांडू सर पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए रेडी है और हो रहा है। अभी हमारा काउंटर पार्ट जो असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारा मोस्ट एबल चीफ मिनिस्टर आया हुआ है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, चीफ मिनिस्टर असम लीड कर रहा है। अरुणाचल का हमारा सीएम सर पेमा खांडू सर है। दोनों में रिश्ता बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेट है। तो उसी मध्य नजर रखते हुए हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी अभी ऑल बाउंडेड जो असम अरुणाचल जो बाउंड्री का जो एमएलए है, विधायक लोगों को कमेटी में रखा है, होम मिनिस्टर को चेयरमैन रख के कमेटी एक बनाया है। उसमें क्या क्या पर्सनल डिफरेंसेस है, क्या क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको जायजा ले रहा है। तो कमेटी डिस्कस करके असम काउंटर पार्ट से बात करेंगे। मेरे विचार में असम हो अरुणाचल हो, एक सेक्रीफाइस नेचर, एक दूसरे से सेक्रीफाइस नेचर लेके उसको सॉल्व करना चाहिए। असम का तोड़ा यहाँ जाता है तो अरुणाचल का भी यहाँ तोड़ा जाएगा, ये करके। और हो सकने से आज जो बाउंड्री में जो मेंटेन है, जनरली हमको ये मानता है कि लिखावली हो या रेलवे स्टेशन को हम लोग बाउंड्री मान के ऑलमोस्ट आज तक चल रहे हैं। तो अगर चाहे तो हम लोग एग्जिस्टिंग को भी बाउंड्री डिक्लेयर करके जैसा ही एज इज वेयर बेसिस में डिसाइड करने से भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएंगे गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेंगे। 2 चीफ मिनिस्टर दोनों अभी भी यंग चीफ मिनिस्टर है, वो हल होना चाहिए। हम हमेशा बिलीव करता है कि असम एज एल्डर ब्रदर जैसा, और हमको समझा बुझा के, और हम भी चौथा भाई हिसाब से, बॉय भाई हिसाब से हम उसको सोल्व करना चाहिए, हमको सोचता है। फाइनली जो है सर, आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा। जब आप विधायक बनकर आए और लोगों के लिए कार्य करने के लिए आपने शुरुआत की, तो आज के दिन सर जितने भी जो डेवलपमेंटल वर्क्स आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने किए हैं, तो सबसे अहम जो है आपने टॉप प्रायोरिटी कौन से सेक्टर को अभी तक दिया है सर? मैं तो आप आलो विजिट किया है कि नहीं किया है, मेरा फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी था कि रोड सेक्टर। रोड अगर अच्छा रहेगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, टूरिस्ट फ्लो अच्छा होगा, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सब अच्छा होगा। रोड अगर खराब रहेगा तो हम माने कहीं आगे डेवलपमेंट, नो रोड नो डेवलपमेंट। तो उसको सोचते हुए मैं विधायक बनने के साथ साथ ट्रांस हाईवे पासीघाट से आलो रोड बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो मैं इवन असेंबली में रेज किया था अपना गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, ये किस लिए बंद नहीं चल रहा है। तो बेसिंग ऑन माय क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर सर असेंबली में एश्योर किया था कि 15 दिन का अंदर में हम टेंडर फ्लोट करेगा, एंड एज पर हिज एश्योरेंस टेंडर फ्लोट भी किया और वर्क भी अवार्ड कर दिया। हमारा अभी ट्रांस हाईवे रोड फ्रॉम पासीघाट टू जो निगमोई तक 37 किलोमीटर है, उसको पैकेज 9 को भी SRK को दे के काम कर रहा है अभी। और स्पेशली अभी वो जो ट्रांस हाईवे जो रोड हमारा आलो टाउन को भी कवर करता है,
तो अभी उसको 3 साल का समय दिया गया है कि 3 साल का अंदर में वो खत्म नहीं करेगा। मैं भी उसमें मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और आलो रोड का अंदर टाउन रोड, सेक्टर रोड्स को भी मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। और उस समय लास्ट समय तो वो टाउन में रोड ना का बराबर था। मैं आते ही 2 साल में इवन डिस्पाइट पैंडेमिक हम कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा 5 साल का कार्यकाल में मैं उसको कंप्लीट करने के लिए सोच रहा हूँ, पसंदबद्ध हूँ। मैं कोशिश पक्का करूँगा। मैं सीएम सर को भी रास्ता दिखाया है। हमारा कंडू सर भी हमको इंटरनल रोड के लिए बहुत अच्छा पैसा दिया है। हम सोचता है कि वो जैसे भी हो रिमेनिंग 2 साल का अंदर या 3 साल का अंदर में टाउन रोड, सेक्टर रोड करेंगे। उसके बाद मैं हेल्थ में भी प्रायोरिटी देता हूँ। हेल्थ मेरा आलो में ऐसे हेल्थ ये था कि कंडीशन बहुत पुअर था। जनरल हॉस्पिटल नाम से जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था। अब मैं आते ही मैं उसको बिल्डिंग को बना रहा हूँ। मैं सपना में भी नहीं, मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी मैं लिखा था कि मैं आने से आईसीयू जैसे भी आलो में लाएंगे। तो आईसीयू भी 4 रूम्स आईसीयू, 4 वेंटिलेटर्स। हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबान का मदद से और सीएम सर का मदद से हम आलो को बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। हाल ही में सीएम सर जब विजिट किया था, एक हमारा सिटी स्कैन का भी अनाउंसमेंट करके गया है। और जो भी है ऑपरेशन थिएटर को मैकेनाइज कर दिया है, 2 ऑपरेशन थिएटर्स कर दिया है। पहले ज़माना मैनुअल में हुआ करता था, अभी 1 साल से हम ऑटोमेटिक ऑपरेशन थिएटर है। और हॉस्पिटल अभी रेफरेंस पहले तोरा बीमार होने से भी पासीघाट रेफर करता था, अभी रेफर करने का कोई नौबत नहीं है। कारण सब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलो में सब सीएम सर और मिनिस्टर का मदद से पूरा मुहैया किया गया है कि आलो का वासी भी हमको लगता है वो आज खुश होना चाहिए। पहले से बहुत काफ़ी बेहतर है और ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा है जी। और हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ के एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो आलो बहुत पुराना स्कूल है, ओल्ड स्कूल है। वहाँ से बड़ा बड़ा ऑफिसर्स, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स पैदा किया है। लेकिन देखा गया कि ऑलमोस्ट वो नेग्लेक्टेड होकर रखा हुआ जैसे लग रहा था। मैं आते ही इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट भी किया। और मैं हाल ही में उसको मॉडल स्कूल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मॉडल स्कूल बना दीजिए। और गवर्नमेंट भी शायद इस बार ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल भी अच्छा हो जाएंगे। और पेरीफेरी जो विलेज में जो स्कूल्स है उसको भी मैं अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमारा अगर एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई भी अच्छा नहीं होगा। पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो एजुकेटेड यूथ्स नहीं निकलेंगे। तो एजुकेटेड यूथ्स नहीं होगा तो अल्टीमेटली आप पहले बोला है देयर विल बी लॉलेसनेस इन द, जो पढ़ाई लिखाई नहीं होने से, अनएजुकेटेड होने से ये क्राइम रेट बड़ा ज़्यादा होगा और डेवलपमेंट एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। पढ़ के बैठने से आप एटलीस्ट नौकरी नहीं करने से भी आप सेल्फ सस्टेनेंस के लिए सोच सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि एजुकेशन में बढ़ावा देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होकर बैठना चाहिए और अपना सेल्फ सस्टेनेंस के लिए बच्चे सोच सके कमिंग डेज। और आलो ऐसे जगह है कि सब डिस्ट्रिक्ट से एक हेड क्वार्टर है, आके बैठा हुआ है। अरुणाचल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। पहले आलो को देखने आया करता था हमारा डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अच्छा टाउन में माना जाता था। लेकिन कुछ साल बढ़ते बढ़ते और सबसे बैकवर्ड टाउन में अभी हमको ऐसा सब चीज़ में वे लेगिंग भी है। देयरफॉर
ड्रिंकिंग सिस्टम को भी मैं आगे लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं आते ही हमारा गवर्नमेंट को, सीएम साहब को रिक्वेस्ट करके नेसिट से 43 करोड़ का 20 किलोमीटर डिस्टेंस से हम एकदम फ्रेश पानी ला रहा हूँ। ऐसे उसको डायरेक्ट पी सकता है, एज अ पोर्टेबल वाटर मैं ला रहा हूँ। 1 साल या 2 साल का अंदर में ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छा होगा। सब जो डेनिजन ऑफ आलो विल हैव नो वाटर स्कार्सिटी। जी। तो सर आपने जो है इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, तो अंत में हम यही चाहेंगे कि जो भी सर आप ने सोच के रखा है, खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, जो है उनकी भलाई के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, हम चाहेंगे कि आपका मैसेज ज़रूर लोगों तक पहुँचे और लोग भी आपका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट आपके लिए शुभ मंगलमय आपके लिए सोचता है और आगे भी अच्छा कार्य करने के लिए आपको बधाई देता है। थैंक यू।